आज जो हम कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, इसमें विश्लेषण कुछ नहीं होना। इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर हम चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल फोन आया और जातक ने ये कहा कि उनकी माताश्री का निधन हुआ। तो इस चीज को हम यानी कि किसी पर्टिकुलर इवेंट को चार्ट के अंदर कैसे खोज सकते हैं, इसके ऊपर आज पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन या एक तरीके से एनालिसिस रहने वाला है। पहले तो उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि। लेकिन चीज ये है कि जब कोई चीज सीखनी पड़ती है तो हमें ऐसे इवेंट्स को भी अप्लाई करके चीजों को पकड़ना पड़ता है। सिर्फ किताबों में लिखी है बातें और यहाँ पे लिखी बातें, इन चीजों से रिजल्ट्स एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिकली समझ में नहीं आते जब तक कि आप उसको किसी तरीके से प्रॉपरली अप्लाई ना कर सके। तो आज हम इसमें जो समझने की कोशिश करेंगे तो ये कि किसी भी इवेंट्स की टाइमिंग को कनेक्ट करने के लिए हम क्या अप्रोच अपना सकते हैं। देखिए, इस कुंडली में जो इनकी दशा चल रही है 2016 से 2032 तक, वो है इनके गुरु की दशा, जुपिटर की दशा। अब सबसे पहली कंडीशन ये कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चीजें इस दशा के अंदर हो सकती है। तो जुपिटर जो है वो इस कुंडली में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। इसका मतलब है एनीथिंग रिलेटेड विद द फिजिकल बॉडी। दूसरा, जो जुपिटर है वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि एनीथिंग रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी एंड मदर, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करता है मदर। ठीक है, तो भाव जिन जिन के भी वो ग्रह स्वामी हैं वो पूरी तरीके से अपनी दशाओं में एक्टिवेट रहेंगे। दूसरी चीज जो थी वो ये कि जुपिटर बैठे हैं छठे भाव में। छठे भाव में बैठेंगे तो रोग, रिपु, ऋण, इन चीजों को दर्शाएंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर थी। इसके बाद जब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो जुपिटर है वो वीनस की राशि में बैठे हैं, इसीलिए डिस्पोजिटर वीनस के भी रिजल्ट्स को करने का प्रयास करेंगे। और ये जो गुरु हैं ये बैठे हुए हैं कृतिका नक्षत्र में, जिसकी वजह से ये सूर्य के भी कुछ प्रभाव करने का प्रयास करेंगे। इतनी चीजों में एक बात तो क्लियर है, वो ये कि किसी भी डिविजनल चार्ट के अंदर गुरु की राशियों में बैठे हुए ग्रह भी एक्टिवेट होंगे। और इस पर्टिकुलर लगन को देखें तो इवेंट्स कनेक्टेड विद द हेल्थ फर्स्ट हाउस, पर्सनालिटी, एंड आपके इवेंट्स कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस एंड मदर, इतनी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं हमें फोकस करना होगा। यानी कि महादशा का स्वामी जो है वो कुछ एरियाज के ऊपर फोकस कराने में सक्षम होता है। अब दूसरी कंडीशन ये कि मैं दशाओं को एक के बाद एक लगाते चलूंगा और उन्हीं को एक सीक्वेंस में समझाते चलूंगा। तो अगर हम देखें गुरु की महादशा में अंतर जो इस समय चल रहा है वो हमने लिया 2020 से 2023 तक बुध का। एक चीज और कहूं कि जो टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास पहले था उसको मुझे करेक्ट करना पड़ा, 5 मिनट पीछे लेकर आया, जिससे कि ये इवेंट पूरी तरीके से मैच हुई। तो इवेंट्स जो आपके लाइफ में हो रही हैं उसको आप नोट कर लें, क्योंकि उससे आप अपने कुंडली के टाइम ऑफ बर्थ को थोड़ा सा करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा, जुपिटर की महादशा में बुध की अंतर्दशा आ रही। अब बुध जो है वो इस लगन कुंडली में कहीं ना कहीं आपका 7th हाउस लॉर्ड है। 7th हाउस लॉर्ड को हम हमेशा मार्केश की संज्ञा देते हैं। एक कंडीशन ये बनती है, तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी 7th हाउस लॉर्ड के कोई से पीरियड चल रहे हो तो वो किसी न किसी रूप में कष्ट देंगे। खुद की डेथ करेंगे जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चुनौतियां, परेशानियां, ऐसी चीजों को देते हुए चलेंगे। तो इस फॉर्मेशन को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले ये करते कि जुपिटर को उठाते और जुपिटर को सबसे पहले मैंने लाया लगन के अंदर, महादशा के स्वामी को लगन बनाया और फिर अंतरदशा के स्वामी को समझने की कोशिश करी। अंतरदशा के स्वामी यानी कि बुध को जब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये नजर आता है कि बुध जो है वो जाके बैठे हुए हैं 4 नंबर की राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि होती है। एक चीज, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस कुंडली में बुध का रिलेशन मां के कारक ग्रह चंद्रमा के साथ बना हुआ है, क्योंकि वो उसके राशि में जाके बैठ गया। दूसरी चीज ये कि जब हम गुरु से बुध को देख रहे हैं तो इसमें हमें ये नजर आता है कि किसी तरीके से थोड़ा सा करेज, संघर्ष जैसी स्थिति फॉर्म होगी, क्योंकि जुपिटर से जो मरकरी है वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा और डेप्थ में हम गए तो हमने जून जो है उसमें पहुंचने की कोशिश करी। तो हम आते हैं राहु की तरफ। 24 फरवरी 2022 से लेकर 29 जून 2022 तक इनकी राहु की दशा जो है वो चल रही थी। अब जब हम राहु की दशा में आए तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बुध को जो है वो आप लगन बनाओ। यानी कि अब देखो बार बार जो आपका चार्ट है अंदर से अंदर की तरफ मूव करते जा रहे हैं और हम ये देखते हैं कि जब बुध की दशा चल रही है तो बुध की दशा के अंदर राहु वो इनके 4th हाउस में है। मैं इस समय आपको सिर्फ लगन चार्ट के ऊपर ही सारी मूवमेंट्स दिखा रहा हूं। जो राहु है वो बुध की दशा के अंदर आपके 4th हाउस में आके बैठा है, जो कि फिर हाउस रिप्रेजेंट करता है मदर। और ना सिर्फ कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, बल्कि राहु केतु एक्सिस में आपका चंद्रमा जो कि कारक है माता का, वो भी आता हुआ नजर है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस राहु की दशा जो कि फरवरी से लेकर आपके पूरे जून तक चलनी थी, इसको समझने के लिए हमने राहु को भी एक बार लगन बनाया। ठीक है, अब जब हम राहु को लगन बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखें क्या चीजें हो रही है। यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है वो तो आ गया सीधे सीधे अपने 7th हाउस मारा के स्थान में। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि चीजें एक सीक्वेंस में काम कर रही है। महादशा उसको लगन बनाइए, अंतरदशा को समझिए, फिर अंतरदशा को लगन बनाइए, प्रत्यंतर दशा को समझिए और उसको फिर लगन बनाइए। अब देखिए इस पूरी सीक्वेंस के अंदर जब ये राहु वाली कुंडली चल रही है तो मंगल जो है वो एक्टिव हो गए 22 जून से लेकर 29 जून तक। अब इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर, क्योंकि ये 7 नंबर से बनने वाली लगन कुंडली है, यहाँ पे मंगल जो है वो कंप्लीटली 2nd और 7th हाउस लॉर्ड है, जो कि अगर 7 नंबर के लगन जिसमें राहु बैठा उसको लगन बना के देखें तो कंप्लीटली मार्केश कंडीशन में आती है। अब इससे और थोड़ा सा डेप्थ में जाया जा सकता है। अगर और ज्यादा डेप्थ में आप जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हमारे पास मंगल आ रहा है सूक्ष्म के लिए, तो मंगल को आप एक बार चाहे तो ग्राउंड बना सकते हैं। जब अपन मंगल को यहाँ पे इन चीजों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मंगल इस पर्टिकुलर लगन में आपके 4th हाउस का भी लॉर्ड बनता है और साथ ही साथ 9th हाउस का भी लॉर्ड बनता है। लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर एक तो राहु केतु एक्सिस में चंद्रमा का जाना वो, और इस पर्टिकुलर लगन के अंदर चंद्रमा जो है उसका 12th हाउस लॉर्ड बनना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मंगल की इस दशा के अंदर लॉस दिखा रहा है, क्योंकि देखिए किस्मत के अंदर यहाँ पे 12th हाउस फॉर्मेशन हो रही है। तो ये तो हमने समझा कि जो आपकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही है उसमें हर एक इंडिविजुअल प्लैनेट को इंडिविजुअल लगना बना के चीजों को कनेक्ट करना, एक बात। दूसरी चीज जो है
वो बिल्कुल ही फोकस होके अगर ध्यान से देखें तो, क्योंकि ये बात हो रही है मदर फादर को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिविजनल चार्ट 12 जो स्पेसिफिकली पेरेंट्स के बारे में बताता है। तो जब हम इस चार्ट्स के अंदर आते हैं, हमने बिना किसी लगन को चेंज किए, जो हमें ओरिजिनल D12 लगन मिला था उसको हमने देखा। तो हमने देखा कि जो चंद्रमा है, माता का कारक ग्रह, वो 12 नंबर की राशि में बैठा है। और मैंने आपसे तभी कहा था कि जब गुरु की दशा चल रही है तो हर वो ग्रह जो कि किसी भी डिविजनल चार्ट में या तो 9 नंबर की राशि या तो 12 नंबर की राशि में बैठा होगा, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो पेरेंट्स का चार्ट होता है, डिविजनल चार्ट 12, वो एक्टिवेट हुआ, एक चीज। दूसरा, आप इस चीज को देखो कि इस चंद्रमा के आगे पीछे राहु और मंगल मौजूद है, राहु और मंगल मौजूद है। और तात्कालिक गोचर में अगर आप ध्यान से देखो तो इनके कुंडली में चंद्रमा जो कि माता का कारक होता है वो राहु केतु एक्सिस में है। और जिस पीरियड में ये इवेंट हुई है उस पीरियड का अगर मैं आपको ट्रांजिट दिखाऊं तो देखिए 28 जून को होने वाले ट्रांजिट में जो आपका 1 नंबर की जो राशि है वहां पे उस चंद्रमा को मंगल और राहु एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि D12 चार्ट में हमें दिखाई दे रहा था कि चंद्रमा और उसके आगे पीछे मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो फॉर्मेशन रही, इस फॉर्मेशन ने इस इवेंट को कंप्लीट किया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बाद निकल के आई कि गोचर में इसको कैसे समझना था, कहाँ पे चूक हो रही थी। तो देखिए, पहली चीज, ये इस समय की आपकी गोचर कुंडली बनी। इस समय की गोचर कुंडली में आपका 4th हाउस का लॉर्ड गुरु जो है 4th हाउस में ही रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं रही। लेकिन जो कारक था चंद्रमा, वो राहु केतु एक्सिस में आकर सबसे पहले कहीं ना कहीं लॉस की तरफ गया। दूसरी चीज कि चंद्रमा को एज अ कारक देखें उस समय तो कहीं ना कहीं वो 12th हाउस लॉर्ड और राहु इन दोनों के साथ संबंध बना बैठा। 12th हाउस का लॉर्ड लॉस को दिखा रहा है, दूसरी तरफ राहु जो है वो क्योंकि कार्मिक एक्सिस का प्लेनेट है, इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट, जब कभी भी राहु और केतु के गोचर होते हैं, मैंने कहा था कि किन प्लैनेट्स के ऊपर हो रहे हैं ये मायने रख लेंगे। तो यहाँ पर राहु केतु का जो गोचर हो रहा है वो कहीं ना कहीं मदर को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट चंद्रमा के ऊपर रहा, उसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम सिचुएशन को देखें, जो आपके बुध और शुक्र हैं वो आपके जन्म कुंडली के गुरु के ऊपर से गोचर कर गए। जो आपके जन्म कुंडली का गुरु है उसके ऊपर से आपके शुक्र और बुध दोनों गोचर कर गए। इसमें क्या हो रहा कि जो महादशा का स्वामी है गुरु, उसके ऊपर गोचर के समय जब 6ठे का या 8वें का या 12वें का स्वामी गोचर करेगा तो वो उस पर्टिकुलर महादशा लॉर्ड को किसी न किसी रूप में इम्पैक्ट करेगा। तो शुक्र जो कि 6th हाउस का लॉर्ड भी है और कहीं ना कहीं डिस्पोजिटर भी है, वो गुरु का शत्रु है। और वो जब गोचर में गुरु को कनेक्ट कर रहा था तो जुपिटर जो कि 4th हाउस का लॉर्ड है वो हॉस्पिटल जैसी चीजों के साथ भी परेशान हो रहे थे, एक बात। दूसरी चीज कि जब बुध ने, जो कि मार्केश काउंट हो, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूं तो ये कि 9 नंबर के लगन में बहुत सारे किताबों में
मार्केश की संज्ञा शुक्र और शनि को दी गई। तो इस गुरु के ऊपर से शुक्र का गोचर अपने आप में मार्केश प्रभाव दे रहा था। उसको और ज्यादा बल मिला जब बुध ने साथ में आकर गोचर में इस गुरु को इम्पैक्ट किया। उसी समय जिस समय की 4th हाउस का लॉर्ड पीड़ित हो रहा था, एट द सेम टाइम कारक जो है वो राहु और मंगल से पीड़ित हो रहा था। इस वजह से ये इवेंट्स कंप्लीट हुए। तो जब भी किसी भी इवेंट्स को कनेक्ट करना हो तो जो आपका लगन की कुंडली है उसमें जैसी जैसी दशाएं अंतरदशाएं बन रही हैं उनको उसी वे में एक के बाद एक लगाते चलिए और जितने भी इंडिविजुअल लगन बन रहे हैं उनसे चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। एक तो वो तरीका हो सकता है जिससे कि हम इवेंट्स को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर कर सकें। दूसरा तरीका हमेशा ये रहता है कि जब कभी भी किसी भी तरह का कारक किसी भी रूप से किसी राहु केतु एक्सिस से पीड़ित होता हो या आपकी जन्म कुंडली में जब कभी भी राहु और केतु दोबारा से अपने एक्सेस पर आते हो वो पीरियड्स हमेशा क्रूशियल थे, उनको पिन पॉइंट किया जा सकता है। इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बातें कही गई हैं या जो लॉजिक्स हमें लगाने उनको ठंडे दिमाग से और एक के बाद एक सीक्वेंशियल वे में अगर हम लगाते जाएं तो हम इवेंट्स को काफी करीब तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इन जातक का कि उन्होंने इवेंट को शेयर भी किया और उन्होंने ये भी बोला कि इससे कहीं ना कहीं हमारे स्टडी को और ज्यादा बल मिलेगा, क्योंकि जो हम इवेंट्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं उसको हमें कनेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल लाइफ इवेंट्स की जरूरत पड़ती है। वरना यही कुंडली जब हमारे पास आई, इस कुंडली के अंदर जो टाइम ऑफ बर्थ दिया गया उससे अगर इस इवेंट को निकालते तो नहीं कनेक्ट हो रही। जब उन्होंने इस इवेंट को क्योंकि प्रैक्टिकली हो गई उसको हमने उनके टाइम ऑफ बर्थ के साथ मॉडिफाई किया तो अब वो चीजें बिल्कुल फिट हो रही। इसीलिए आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग जब कभी भी अपने डिटेल्स को दे रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी इवेंट्स जरूर रही होंगी जिन्हें आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मेरे साथ ये इवेंट हुई थी। उससे आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है उसे करेक्ट करने में हमें ज्यादा सहूलियत हासिल होती है। धन्यवाद।